नमस्कार। आज की बात में आपका स्वागत है। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक बार फिर कांग्रेस की नीयत और नीति पर सवाल उठाए। मोदी ने एक बार फिर कहा कि कांग्रेस की नजर आम लोगों की मेहनत की कमाई पर है, प्रॉपर्टी पर है, महिलाओं के मंगलसूत्र पर है। मोदी ने कहा कि कांग्रेस ने इरादा जाहिर कर दिया है कि अगर कांग्रेस सत्ता में आई तो लोगों के घरों, प्रॉपर्टी और गहनों का सर्वे कराएगी, फिर लोगों की कमाई कांग्रेस के पंजे में होगी। मोदी ने कहा कि माओवादियों ने जो काम दुनिया के दूसरे हिस्सों में किया, वही काम कांग्रेस हमारे मुल्क में करना चाहती है। मोदी के इस बयान से चुनावी कैंपेन की दशा और दिशा दोनों बदल गई। कांग्रेस के नेता मोदी की शिकायत लेकर इलेक्शन कमीशन पहुंच गए। मोदी को मानसिक तौर पर दिवालिया, मानसिक रोगी, कम्युनल हार्मोनी का दुश्मन, झूठा, फरेबी और न जाने क्या क्या कह दिया। असल में मोदी ने यही बात कल राजस्थान की रैली में कही थी। उसके बाद से ही कांग्रेस के नेता परेशान हैं। मोदी को चैलेंज कर रहे हैं कि वो दिखाएं कांग्रेस के मैनिफेस्टो में कहां लिखा है कि लोगों की संपत्ति छीनकर घुसपैठियों को बांट दी जाएगी। कांग्रेस ने पूछा, मोदी बताएं कि कांग्रेस के किस नेता ने कहा कि कांग्रेस की सरकार बनी तो संपत्ति का सर्वे कराया जाएगा और प्रॉपर्टी मुसलमानों में बांट दी जाएगी। कांग्रेस को इस मामले में इंडिया अलायंस के दूसरे साथी दलों का सपोर्ट मिला। अखिलेश यादव, तेजस्वी यादव, संजय राउत, उमर अब्दुल्ला, महबूबा मुफ्ती और ममता बनर्जी से लेकर असदुद्दीन ओवैसी तक सबने नरेंद्र मोदी पर हमला किया। लेकिन अमित शाह ने कहा, प्रधानमंत्री ने जो कहा वो ठीक कहा। अब कांग्रेस को मिर्ची लग रही है तो वो क्या कर सकते हैं। मैं आपको इन सब की बात सुनाऊंगा और राहुल गांधी का वो बयान भी दिखाऊंगा जिसके कारण मोदी को कांग्रेस के खिलाफ बोलने का मौका मिला। लेकिन अब कांग्रेस के नेताओं को जवाब देने पड़ रहे हैं। पहले देख लेते हैं कि आज प्रधानमंत्री ने क्या कहा और किस अंदाज में कहा। क्योंकि मोदी के कल के बयान पर कांग्रेस ने चौतरफा हमला किया था। कांग्रेस के नेताओं को उम्मीद थी कि अब शायद मोदी हिंदू मुस्लिम की बात नहीं करेंगे, लेकिन मोदी ने आज और भी जोरदार तरीके से अपनी बात कही। कांग्रेस के मैनिफेस्टो पर, कांग्रेस के नेताओं के मंचा पर 6 मिनट से ज्यादा बोले। अलीगढ़ में नरेंद्र मोदी ने कहा कि कांग्रेस की नजर देश की महिलाओं के गहनों पर है, माताओं बहनों के मंगलसूत्र पर है, वो उसे छीन लेना चाहती है। मोदी ने कहा कि कांग्रेस के मैनिफेस्टो में उसके इरादे साफ साफ लिखे हुए हैं। कांग्रेस जानना चाहती है किसके पास कितनी प्रॉपर्टी है, कितनी जमीन है, कितने मकान है, कितनी सैलरी है और बैंक में कितना फिक्स डिपॉजिट है। मोदी ने कहा कि अगर कांग्रेस की सरकार आई तो लोग के बैंक अकाउंट में झांकेगी, लॉकर खंगालेगी, जमीन जायदाद का पता लगाएगी और फिर सब कुछ छीनकर उस पर कब्जा करके उसे पब्लिक के बीच बांट देगी। कांग्रेस और इंडी गठबंधन के एक और खतरनाक इरादे से मैं आज देश के लोगों को, अलीगढ़ के लोगों को आगाह कर रहा हूं। मैं देशवासियों को आगाह करना चाहता हूं। कांग्रेस और इंडी गठबंधन की नजर अब आपकी कमाई पर है, आपकी संपत्ति पर है। कांग्रेस के शहजादे का कहना है कि उनकी सरकार आई तो कौन कितना कमाता है, किसके पास कितनी प्रॉपर्टी है, किसके पास कितना धन है, किसके पास कितने मकान है, उसकी जांच कराएंगे। इतना ही नहीं, वो आगे कहते हैं कि ये जो संपत्ति है उनको सरकार अपने कब्जे में लेकर उसको सबको बांट देगी, ये कहते हैं। ये मैनिफेस्टो उनका कह रहा है। भाइयों बहनों, आप सोचिए, हमारी माताओं बहनों के पास
सोना होता है, ये सोना अवसरों पर सिर्फ शरीर पर पहन करके प्रभाव पैदा करने के लिए नहीं होता है। हमारे देश में माताओं बहनों के पास जो सोना होता है, कितना ही कम क्यों न हो, वो स्त्री धन होता है, पवित्र माना जाता है, कानून भी उसकी रक्षा करता है। अब इनकी नजर कानून बदलकर हमारी माताओं बहनों की संपत्ति छीनने का भी खेल खेला जा रहा है। उनका मंगलसूत्र, उस पर उन लोगों की नजर है। आपका स्त्री धन लूटना चाहती है। माताओं बहनों का मंगलसूत्र अब सलामत नहीं रहेगा, ये कांग्रेस ने कहा है। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा, सवाल सिर्फ गहनों का नहीं है। कांग्रेस पार्टी लोगों की प्रॉपर्टी भी हथियाना चाहती है, उस पर कब्जा करना चाहती है। अगर कांग्रेस की सरकार आई तो जिसके पास 2 घर हैं उसका 1 घर छिन जाएगा, क्योंकि इंडिया अलायंस के लोग देश में उस कम्युनिस्ट सोच को लागू करना चाहते हैं जिसने कई देशों को बर्बाद कर दिया। वो सर्वे करना चाहते हैं कि जो नौकरी पेशा वर्ग है, जो कर्मचारी है, उन्होंने अपनी बच्चों की पढ़ाई के लिए, बच्चों की शादी के लिए जो एफडी की है, फिक्स डिपॉजिट की है, किसकी कितनी सैलरी और कितनी एफडी है, उसकी भी जांच होगी। किसके पास 1 वाहन है, किसके पास 2 वाहन है, उसकी भी जांच होगी। यानी किसके पास कितनी जमीन है, उसकी भी जांच होगी। व्हीकल कितने हैं, उसकी जांच होगी। कांग्रेस इसका सर्वे कराएगी और फिर कांग्रेस कब्जा करेगी। सरकार के नाम पर कब्जा करके आपकी संपत्ति को छीन करके बांटने की बात कर रही है। कांग्रेस यहां तक जाएगी, अगर आपका गांव में पुराना पैतृक घर है, बच्चों के भविष्य के लिए आपने शहर में मानो छोटा फ्लैट ले लिया, और अगर पता चला कि आपका गांव में भी एक घर है, तो 2 में से 1 छीन लेंगे कि आपको 2 की जरूरत नहीं है, जिसको नहीं उसको दे देंगे। कांग्रेस के लोग कहेंगे कि आपके पास गांव में एक घर तो पहले से ही है। ये माओवादी सोच है, ये कम्युनिस्टों की सोच है। ऐसा करके कितने ही देशों को वो पहले बर्बाद कर चुके हैं। अब यही नीति ये कांग्रेस पार्टी और इंडिया अलायंस भारत में लागू करना चाहती है। आपकी मेहनत की कमाई, आपकी संपत्ति पर कांग्रेस अपना पंजा मारना चाहती है। इन परिवारवादी लोगों ने देश के लोगों को लूटकर अपना इतना साम्राज्य बना लिया है। आज तक इन्होंने अपनी अकूट संपत्ति से देश के किसी गरीब को कुछ नहीं दिया। अब इनकी नजर देश के लोगों की संपत्ति पर पड़ गई है। साथियों, जनता के धन को लूटना, देश की संपत्ति को लूटने कांग्रेस अपना जन्मसिद्ध अधिकार समझती है। मोदी ने जिस अंदाज में कांग्रेस को घेरा, जिस इशू पर घेरा, उसकी कल्पना कांग्रेस के नेताओं को नहीं थी। इसलिए वो परेशान तो हैं, लेकिन मोदी को जवाब क्या दें ये उन्हें नहीं सूझ रहा। कांग्रेस के नेता बस इतना कह रहे हैं कि मोदी कांग्रेस के मैनिफेस्टो को तोड़ मरोड़ कर पेश कर रहे हैं। इसलिए अब कांग्रेस के कार्यकर्ता प्रधानमंत्री को कांग्रेस के घोषणा पत्र की कॉपी डाक के जरिए भेजेंगे। कांग्रेस के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने तो प्रधानमंत्री से मिलने का वक्त मांग लिया।
खरगे ने कहा कि वो मोदी से मिलकर उनको कांग्रेस का मैनिफेस्टो समझाएंगे। इसके बाद कांग्रेस के नेता मोदी की शिकायत लेकर इलेक्शन कमीशन के पास पहुंचे। मोदी के बयान को कम्युनल और मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट के खिलाफ बताया। प्रधानमंत्री के खिलाफ एक्शन की मांग की। कांग्रेस के प्रवक्ता पवन खेड़ा ने तो मोदी को चैलेंज किया कि वो कांग्रेस के मैनिफेस्टो में एक भी शब्द दिखा दे जहां हिंदू या मुसलमान लिखा हो। पवन खेड़ा ने कहा कि हार की हताशा में प्रधानमंत्री बौखला गए हैं और अनाप शनाप बयान दे रहे हैं। देश के प्रधानमंत्री ने आज फिर झूठ बोला। एक चुनाव जीतने के लिए आप झूठ पे झूठ परोसते चले जाओगे जनता को। चलिए, आपकी गारंटियां झूठी, आपके जुमले झूठे, आपके वादे झूठे। अब देश को हिंदू मुसलमान के नाम पर आप झूठ परोस कर बांट रहे हैं। कांग्रेस के मैनिफेस्टो में कहां लिखा हुआ है हिंदू, कहां लिखा हुआ है मुसलमान? इस तरह के शब्द हमारे मैनिफेस्टो में नहीं है। ये आपके इस हल्की मानसिकता में ये शब्द होते हैं। इस तरह के जो बंटवारे की बात होती है वो आपके दिमाग में होती है, आपके जहन में होती है। हमारे न मैनिफेस्टो में है, न हमारे संविधान में है, न हमारे दिमाग में है। नहीं तो झूठ बोलना बंद करें। कांग्रेस के मैनिफेस्टो में न्याय की बात की है। न्याय नौजवानों के साथ, न्याय महिलाओं के साथ, न्याय आदिवासियों के साथ, न्याय श्रमिकों के साथ। उसमें प्रधानमंत्री को आपत्ति है। आपत्ति हो भी क्यों ना, ये हमारा न्याय पत्र प्रधानमंत्री को आईना दिखाता है और उनके 10 साल के कृत्य दिखाता है। ये पूरे 10 साल इन्होंने हिंदू मुसलमान करके खत्म कर दिए और अब फिर से चुनाव में आए हैं हिंदू मुसलमान लेकर। शर्म आनी चाहिए प्रधानमंत्री को। झूठ बोलने में भी शर्म आनी चाहिए और इस तरह से देश को बांटने में भी शर्म आनी चाहिए। जैसे ही पवन खेड़ा का बयान आया, बीजेपी के लोगों ने इसे सोशल मीडिया पर पोस्ट किया और जवाब में कांग्रेस के मैनिफेस्टो का वो हिस्सा छाप दिया जिसमें मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड, मुसलमानों के लिए स्पेशल स्कॉलरशिप और इस तरह की कई बातें लिखी गई थी। इसी मुद्दे पर मल्लिकार्जुन खड़गे से लेकर केसी वेणुगोपाल तक सबने बयान दिए। सबने कहा मोदी के इस बयान का मतलब है फर्स्ट फेज की वोटिंग से बीजेपी को हार का डर पैदा हो गया। मनीष तिवारी ने कहा कि बीजेपी हार के डर से इस कदर घबरा गई है कि प्रधानमंत्री नफरत फैलाने वाले बयान दे रहे हैं। अब 400 पार तो दूर, बीजेपी को 150 सीटों के भी लाले पड़ जाएंगे। एनडीए भाजपा की बौखलाहट दिखाती है कि जिस तरह के अनर्गल बयान प्रधानमंत्री की तरफ से आ रहे हैं। पहले चरण के मतदान के बाद एक चीज बहुत साफ हो गई है कि भाजपा दक्षिण में साफ है और उत्तर में हाफ है। ये 150 नहीं पार करते। 400 तो छोड़ दीजिए, 150 नहीं पार करते ये। और इसलिए जो इनके बयान आ रहे हैं वो बौखलाहट की निशानी। मोदी के बयान का असर बंगाल, बिहार, महाराष्ट्र और जम्मू कश्मीर तक दिखाई दिया। बिहार में तेजस्वी यादव कांग्रेस के बचाव में सामने आए। तेजस्वी ने कहा वो हाथ जोड़कर मोदी से गुजारिश करते हैं कि वो महंगाई, बेरोजगारी और विकास जैसे मुद्दों पर बात करें, हिंदू मुसलमान ना करें, यही देश के लिए बेहतर होगा। प्रधानमंत्री जी हाथ जोड़ करके अपील करते हैं कि नफरत की राजनीति छोड़े, मुद्दे की बात करें। प्रधानमंत्री जी से हम यही अपील करेंगे कि आप बताइए आपने 10 साल में क्या किया और आपका बिहार के लिए, देश के लिए क्या विजन है। उस पे बात ना करके केवल मंदिर, मस्जिद और हिंदू मुसलमान की बात करना प्रधानमंत्री स्तर पर शोभा नहीं देता है। देश के सब लोग नागरिक हैं और बहुसंख्यक जो आबादी है हमारे देश की, वो त्रस्त है बेरोजगारी से। सबसे ज्यादा जो बहुसंख्यक आबादी है, गरीबी से, महंगाई से, इनकी अग्निवीर योजना से हमारे नौजवान परेशान हैं। इस पे क्यों नहीं चर्चा कर सके? हालांकि तेजस्वी यादव की पार्टी MY समीकरण पर जीती है, मुस्लिम और यादव समीकरण पर जीती है और वो ये सवाल मोदी से पूछ रहे हैं। जम्मू कश्मीर में एक इलेक्शन रैली के दौरान नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेता उमर अब्दुल्ला ने कहा कि मोदी के राज में न तो मुसलमानों को रिप्रेजेंटेशन मिल रहा है, न मोदी सरकार में एक भी मुसलमान मंत्री है। ऐसे हालात में 80% आबादी वाले हिंदुओं को 14% आबादी वाले मुसलमानों से क्या खतरा हो सकता है? तनाव और एक झगड़ा पैदा करने की कोशिश की जा रही है। बाकी मुल्क में कहा जा रहा है कि हिंदू खतरे में है। अरे नाब, हिंदुओं की आबादी 80%, मुसलमानों की आबादी 14%।
14% से 80% को क्या खतरा हो सकता है? हमने कभी अपने हक से ज्यादा नहीं मांगा, कभी नहीं। मुझे एक मुसलमान दिखाइए इस पूरे हिंदुस्तान में जिसने ये कहा हो कि मुझे हक से ज्यादा चाहिए। लेकिन कम से कम अपने हक की तो हम उम्मीद कर सकते हैं। कम से कम हम ये उम्मीद कर सकते हैं कि 14% आबादी में आपको कोई तो मिले लोकसभा में डालने के लिए, आपको कोई तो मिले राज्यसभा में डालने के लिए। ये पहली मर्तबा है आजादी के बाद कि इस 14% आबादी को एक भी मिनिस्टर के तौर पे मरकज में नुमाइंदा नहीं मिला। मैंने आपको सब लोगों की बात सुनवा दी। अब सवाल यह कि आखिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो बात कही उसका आधार क्या है, बेसिस क्या है। असल में नरेंद्र मोदी को यह मौका राहुल गांधी ने दिया। कांग्रेस के नेता भी कह रहे हैं कि मुसीबत की जड़ राहुल गांधी का यह बयान है। राहुल गांधी ने कांग्रेस का मैनिफेस्टो जारी होने के बाद हैदराबाद में एक रैली में कहा कि अगर कांग्रेस सत्ता में आई तो पूरे देश में प्रॉपर्टी का सर्वे कराया जाएगा, ये पता लगाया जाएगा कि देश का धन किसके हाथ में है। और मजे की बात है कि राहुल गांधी के इस बयान का वीडियो कांग्रेस की तरफ से जारी किया गया था। देश का एक्सरे कर देंगे, दूध का दूध, पानी का पानी हो जाएगा। पिछड़े वर्ग को, दलितों को, आदिवासियों को, गरीब जनरल कास्ट के लोगों को, माइनॉरिटीज को पता लग जाएगा कि इस देश में उनकी भागीदारी कितनी है। इसके बाद हम फाइनेंशियल और इंस्टीट्यूशनल सर्वे करेंगे। ये पता लगाएंगे कि हिंदुस्तान का धन किसके हाथों में है, कौन से वर्ग के हाथ में है। और इस ऐतिहासिक कदम के बाद हम क्रांतिकारी काम शुरू करेंगे। जो आपका हक बनता है वो हम आपके लिए आपको देने का काम करेंगे। और राहुल गांधी ने यह बात एक बार नहीं कही, कई बार कही। और आज जब मोदी ने इसी शो बनाया तो कांग्रेस के नेताओं ने रिएक्ट किया। जब कांग्रेस के सारे नेता बोल चुके तो अमित शाह ने जवाब दिया। अमित शाह ने कहा राहुल गांधी ने खुद संपत्ति का सर्वे कराने की बात कही थी। अब कांग्रेस जवाब दे कि उसके मैनिफेस्टो में संपत्तियों के सर्वे की बात कही गई थी या नहीं। और अगर मठ, मंदिरों और लोगों की संपत्तियों का सर्वे कराया जाएगा तो फिर इस संपत्ति को किसे बांटा जाएगा यह भी बताए। अभी कांग्रेस पार्टी को मिर्ची लगी है। मोदी जी ने उनके घोषणा पत्र में से सबकी संपत्ति का सर्वे करने का कहा है। मोदी जी ने कल कहा क्यों करना है इस सर्वे को। कांग्रेस पार्टी पूरी नरेंद्र मोदी पर सवाल उठा रही है। मैं आज कांग्रेस पार्टी को पूछना चाहता हूं, आपके घोषणा पत्र में सर्वे की बात है या नहीं है। राहुल बाबा देश के नाम में स्पष्ट करे। और मनमोहन सिंह, आपके प्रधानमंत्री ने कहा था संसाधन पर पहला अधिकार माइनॉरिटी का है, आदिवासी दलित का नहीं है, आदिवासी दलित का नहीं है। भाई और बहनों, देश भर के मठ, मंदिर और सबकी संपत्ति पर जो नजर है वो पैसा कहां जाना वाला है। मनमोहन सिंह को याद करो, उन्होंने कहा कि पैसा पर, रेवेन्यू पर, संसाधन पर सबसे पहला अधिकार माइनॉरिटी का है। ये कांग्रेस पार्टी कहती है और हम कहते हैं संसाधन पर पहला अधिकार देश के गरीब का है, आदिवासी का है, दलित का है, पिछड़ा समाज का है। ये सारा मामला क्या है, ये बात इतनी बड़ी कैसे बनी, इसे समझने की जरूरत है। राहुल गांधी की बात मैंने आपको सुनवाई। उन्होंने साफ साफ लफ्जों में कहा अगर उनकी सरकार आई तो इस बात का सर्वे करवाएंगे कि किसके पास कितनी प्रॉपर्टी है, वो कहां से आई और इस प्रॉपर्टी को बांट दिया जाएगा। मोदी ने इसी बात को पकड़ लिया और डॉक्टर मनमोहन सिंह के उस बयान से जोड़ दिया जहां उन्होंने कहा था कि देश की संपत्ति पर पहला हक मुसलमानों का है। मोदी ने जो कहा उसका मतलब यह है कि कांग्रेस आपकी संपत्ति छीनकर मुसलमानों को दे देगी। राहुल ने जो कहा वो उनके ऊपर लेफ्टिस्ट विचारधारा का असर है,
ये कम्युनिस्टों की सोच है। एक ज़माने में कम्युनिस्ट कंट्रीज़ में ये होता था, जहाँ प्रॉपर्टी का सर्वे होता था और ज़्यादा छीन ली जाती थी। और मोदी ने जो कहा वो बीजेपी की विचारधारा है। मोदी मानते हैं कि कांग्रेस अपीजमेंट की राजनीति करती है, वोट के लिए मुसलमानों को खुश करना चाहती है, और अब प्रॉपर्टी छिन जाने की बात ऐसी है जो लोगों को डरा भी सकती है, इमोशनली आहत कर सकती है। इसीलिए कांग्रेस इतनी परेशान है। कांग्रेस अब तक कह रही थी कि मोदी लोकतंत्र को खत्म कर देंगे, संविधान को समाप्त कर देंगे, और मोदी को इन आरोपों की सफाई देनी पड़ रही थी। अब मामला उलट गया। अब मोदी ऑफेंसिव पर हैं और कांग्रेस पूरी तरह डिफेंसिव पर। कांग्रेस को बार बार सफाई देनी पड़ रही है कि मैनिफेस्टो में ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन कांग्रेस की प्रॉब्लम यह है कि राहुल गांधी ने यह बातें पब्लिकली कही, एक बार नहीं कई कई बार कही। कांग्रेस ने राहुल गांधी के इस बयान को रिकॉर्ड से मिटाने की कोशिश की थी, लेकिन डिजिटल मीडिया के जमाने में यह संभव नहीं हो पाया। कांग्रेस के लिए राहत की बात सिर्फ इतनी हो सकती है कि मोदी के इस बयान को इशू बनाने में मोदी विरोधी मोर्चे के सारे नेता एकजुट हो गए। जो कांग्रेस के साथ नहीं है वो भी मोदी के खिलाफ मैदान में उतर गए। असदुद्दीन ओवैसी इसका एक एग्जाम्पल है। ओवैसी ने मोदी के बयान को मुद्दा बनाकर बिहार के सीमांचल में माहौल बदलने की कोशिश की। ओवैसी ने आज किशनगंज में रैली की। किशनगंज से ओवैसी की पार्टी के अख्तरुल ईमान उम्मीदवार हैं। किशनगंज बिहार के सीमांचल इलाकों में आता है। सीमांचल के 4 जिलों में लगभग 46% मुसलमान हैं, इसलिए ओवैसी की नजर इस इलाके पर है। आज किशनगंज की रैली में ओवैसी ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी मुसलमानों को घुसपैठिया बता रहे हैं, मुसलमानों के प्रति नफरत पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि मोदी दावा कर रहे हैं कि मुसलमान ज्यादा बच्चे पैदा करते हैं। ओवैसी ने कहा वो जानना चाहते हैं कि आखिर मोदी को मुसलमानों से इतनी नफरत क्यों है। नरेंद्र मोदी ने बयान दे दिया, अपना भाषण में कहा कि मुसलमान बच्चे ज्यादा पैदा करते हैं और मुसलमान घुसपैठी हैं। नरेंद्र मोदी सुन ले, एक नरेंद्र मोदी आजकल मेरी गारंटी, मोदी की गारंटी बोलते हैं। मोदी की गारंटी एक है 2002 से कि मुसलमानों से नफरत करो, बस ये मोदी की गारंटी है। मोदी बोलते हैं कि दौलत मुसलमानों को दी जाएगी। अरे भारत के प्रधानमंत्री, तुमने अपने 10 साल में भारत के 1% लोगों को 40% दौलत तुमने दे दी। अरे तुम कौन सी दौलत की बात कर रहे हो? यही मोदी कहती है कि मुसलमान बच्चे बहुत पैदा करते हैं। वो खुद भूल जाते हैं कि उनके 6 भाई हैं। अमित शाह की 6 बहनें हैं, रविशंकर प्रसाद 7 भाई बहनें और सबसे छोटे हैं। और ये पूरे देश में नफरत का माहौल पैदा कर रहे हैं नरेंद्र मोदी कि मुसलमान बच्चे बहुत पैदा करते हैं। और मोदी की बात से मालूम हो रहा है कि मोदी परेशान नजर आ रहे हैं। लगता है मोदी के पैरों से जमीन खिसक रही है इंशाअल्लाह। इसीलिए मोदी आगे अपने ये मुसलमान बच्चे पैदा करते हैं, घुसपैठियां हैं। बताओ नरेंद्र मोदी, तुमने कितना बड़ा झूठ कहा, कितने घुसपैठी घुसे बताओ तुम्हारे 10 साल में हमको। तुम अपनी जबान से बोलो। पार्लियामेंट में 10 मर्तबा सवाल पूछा गया, कभी भी सही जवाब नहीं दे पाए। मगर मुसलमानों के ताल्लुक से नफरत पैदा करना हमारे हिंदू भाइयों में कि बच्चे बहुत पैदा करते हैं और घुसपैठी है। क्योंकि 2 दिन पहले नीतीश कुमार ने भी ज्यादा बच्चों को लेकर लालू यादव पर कमेंट किया था, इसलिए इस मुद्दे पर आज तेजस्वी यादव भी बोले। तेजस्वी ने कहा नीतीश ऐसे बयान खुद नहीं दे रहे, उनसे इस तरह के बयान कोई दिलवा रहा है, और जो दिलवा रहा है उन्हें यह भी पता करना चाहिए कि बीजेपी के नेताओं के खानदानों में किसके कितने बच्चे हैं। हम तो भाई उनका सम्मान करते ही हैं। आजकल वो नहीं बोलना चाहते हैं, ना बोल रहे हैं, उनसे कोई बुलवा रहा है। कौन लोग हैं बुलवाने वाले? लोग बोलते रहते हैं, लेकिन जो बुलवाने वाले लोग हैं जब किताब लिखेंगे तो उसमें जिक्र करेंगे। लेकिन जो बुलवा रहे लोग, उनको जानकारी में हम लोग दे दें कि बाबा साहब अम्बेडकर
जिन्होंने संविधान लिखा था वो 14 भाई बहन थे और बाबा साहब आखिरी 14वें संतान थे। सुभाष चंद्र बोस जी वो भी 14 भाई बहन थे, वो 8वां संतान। मुख्यमंत्री जी भी 5 भाई बहन हैं और पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी जी भी 5 भाई बहन, 7 भाई बहन अटल बिहारी वाजपेयी जी। नरेंद्र मोदी जी 6 भाई बहन और प्रधानमंत्री जी के दादाजी, जो दादाजी थे वो भी 7 भाई बहन। देवगौड़ा जी के 6 बच्चे थे, नरसिम्हा राव जी के 8 बच्चे थे। तो इस तरह की बयान जो है, जो लोग मुख्यमंत्री जी से बुलवा रहे हैं, पहले सब देख दाख करके बोलना चाहिए। ये कोई मुद्दा नहीं है, मुद्दे की बात होनी चाहिए, बिहार की तरक्की की बात होनी चाहिए। इसके बाद तेजस्वी यादव ने एक और चौंकाने वाली बात कही। उन्होंने पूर्णिया में लोगों से कहा कि वो एनडीए के लिए वोट दें। असल में वो आरजेडी के उम्मीदवार बीमा भारती के लिए कैंपेन करने पहुंचे थे। पूर्णिया में त्रिकोणीय मुकाबला है, ट्रायंगुलर फाइट है। जेडीयू के संतोष कुशवाहा के अलावा पप्पू यादव भी इंडिपेंडेंट कैंडिडेट के तौर पर मैदान में है। तेजस्वी ने जो कहा वो सुनकर लोग हैरान हो गए। तेजस्वी ने लोगों से कहा कि लड़ाई विचारधारा की है, लड़ाई एनडीए और इंडिया अलायंस की है, इसलिए या तो बीमा भारती को वोट दो और अगर बीमा भारती को वोट नहीं देना है तो एनडीए के उम्मीदवार को वोट दे दो, लेकिन इधर उधर के चक्कर में न फंसे। यानी भले ही एनडीए को वोट चला जाए लेकिन पप्पू यादव को वोट नहीं मिलना चाहिए। एकजुट रहना है, किसी के धोखे में नहीं आना। ये कोई एक व्यक्ति का चुनाव नहीं है, ये 2 धारा, या तो एनडीए या तो इंडिया, या तो एनडीए या तो इंडिया की लड़ाई है। या तो आप इंडिया को चुनो और इंडिया को अगर नहीं चुनते हो बीमा भारती को तो आप एनडीए को चुन रहे हो। साफ बात, साफ बात है। और इधर उधर गुमराह होने की जरूरत नहीं है। ये लड़ाई देश को बचाना और देश को बनाने की लड़ाई है। इसमें आप सब लोगों का सहयोग हम लोग चाहते हैं। इस बार बिहार के सीमांचल इलाके में चुनाव इंटरेस्टिंग हो गया है। इस इलाके में कुल 4 सीटें हैं। इनमें से 3 सीटें किशनगंज, कटिहार और पूर्णिया में सेकंड फेज में वोटिंग होनी है। और आपको जानकर हैरानी होगी कि किशनगंज में वो सीट है जिसमें मुस्लिम आबादी 65% है, 65%। बिहार में किशनगंज अकेली सीट है जहां पिछले चुनाव में बीजेपी की हार हुई थी। इसीलिए किशनगंज में ओवैसी और तेजस्वी यादव पूरा जोर लगा रहे हैं। जहां तक पूर्णिया का सवाल है तो पूर्णिया में मुस्लिम वोटर्स की संख्या 23% है। इस बार तेजस्वी ने यह सीट कांग्रेस के लिए नहीं छोड़ी, इसीलिए पप्पू यादव निर्दलीय कैंडिडेट के तौर पर मैदान में आ गए और ओवैसी ने पप्पू यादव को सपोर्ट करने का ऐलान किया। तेजस्वी को लग रहा है कि कहीं पप्पू यादव के चक्कर में यादव और मुस्लिम वोट बंट ना जाएं, इसीलिए वो कह रहे हैं कि भले ही एनडीए को वोट दे देना लेकिन पप्पू यादव को मत देना। इस बार के इलेक्शन कैंपेन में एक और खास बात दिखाई दे रही है। प्रधानमंत्री मोदी जब यूपी में कैंपेन करने जाते हैं तो योगी आदित्यनाथ के काम की, उनकी सरकार के रिपोर्ट कार्ड की जमकर तारीफ करते हैं। आज अलीगढ़ की सभा में भी मोदी ने कहा यह उनका सौभाग्य है कि वो यूपी से सांसद हैं और योगी आदित्यनाथ यूपी में उनके माननीय मुख्यमंत्री हैं। मोदी ने कहा कि योगी का नाम आते ही लोग बुलडोजर की बातें करते हैं, माफिया पर एक्शन का जिक्र करते हैं, लेकिन योगी आदित्यनाथ ने सिर्फ यही नहीं किया। योगी ने 7 साल में यूपी का इतना विकास किया जितना आजादी के बाद सारी सरकारों ने मिलकर नहीं किया। जो लोग योगी जी की पहचान सिर्फ बुलडोजर से करते रहते हैं, मैं उनकी जरा आंखें खोलना चाहता हूं, उनकी आंखें खोलना चाहता हूं। उत्तर प्रदेश में आजादी के बाद जितना औद्योगिक विकास नहीं हुआ वो अकेले योगी जी के कालखंड में हुआ है। 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट का उनका मिशन आज पूरे देश में नई इज्जत बना रहा है। आपने सिर्फ बुलडोजर की बातें कही, अगर विकास को नई ऊंचाइयों पर कोई ले गया है
तो योगी जी की सरकार ले गई है। और काशी के सांसद के नाते मैं उत्तर प्रदेश का सांसद हूं, ये मेरे भी माननीय मुख्यमंत्री है, मैं गर्व अनुभव करता हूं कि मेरे पास ऐसे साथी हैं। प्रधानमंत्री मोदी जब अलीगढ़ की रैली में योगी आदित्यनाथ की प्रशंसा कर रहे थे तो योगी वहां मौजूद थे। इससे पहले योगी फतेहपुर सीकरी में एक चुनावी सभा कर चुके थे। फतेहपुर सीकरी ब्रज का इलाका है। योगी ने यहां भगवान कृष्ण से अपनी बात शुरू की। योगी ने कहा कि ब्रजभूमि के कण कण में कन्हैया बसे हैं, लेकिन पिछली सरकारों ने इस जगह की अनदेखी की, ब्रजवासियों को विकास के लिए तरसाया, लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। योगी ने कहा अयोध्या और काशी का काम हो चुका, अब ब्रज का नंबर है। ब्रज भूमि का भी अब नंबर आने वाला है। अयोध्या और काशी ने अपने लक्ष्यों को प्राप्त कर लिया है, अब तो बारी आप ही की है। अब विकास के लिए आपको कहीं कोई तरसाने की हिम्मत नहीं कर पाएगा। देखो, एक तरफ कांग्रेस थी, समाजवादी पार्टी थी, बहुजन समाजवादी पार्टी थी। राम जन्मभूमि के लिए हमसे कहते थे क्या प्रमाण है कि राम का जन्म अयोध्या में हुआ, ये लोग बोलते थे। और इन दलों ने तब ये भी कहा था कि राम और कृष्ण तो हुए ही नहीं, जैसे कि इस सृष्टि के पहले कांग्रेस, सपा और बसपा ही पैदा हो गए थे, बाकी तो कोई हुआ ही नहीं था। ऐसा दिखाने का प्रयास कर रहे थे। बहनों और भाइयों, वो तो मोदी जी का प्रताप है, इनका झूठ फेल हो गया और मोदी जी के कारण 500 वर्षों का इंतजार समाप्त करके अयोध्या में रामलला का फिर से प्रकटीकरण हो गया है। आपका दायित्व बनता है, अगर आप विरासत का सम्मान करते हैं तो जिन लोगों ने राम और कृष्ण पर प्रश्न खड़े किए थे, आज उनको वोट के लिए तरसा दीजिए। एक भी वोट नहीं मिलेगा उनको। नरेंद्र मोदी जानते हैं कि उत्तर प्रदेश में योगी ने जिस तरह से अपराधियों के दिलों में खौफ पैदा किया, उसका यूपी के लोगों पर काफी असर है। लोग सुकून की जिंदगी जीते हैं और यूपी में विकास भी हुआ है। इसीलिए मोदी अपनी सभाओं में इसका जिक्र करते हैं। योगी आदित्यनाथ अपने भाषणों में मोदी के प्रताप और पराक्रम की बात करते हैं, जिसकी वजह से अयोध्या में भव्य राम मंदिर बन पाया, जातिवाद का जहर पनपना बंद हुआ और परिवारवाद पर प्रहार हुआ। कुल मिलाकर मोदी और योगी की जोड़ी यूपी में काफी इफेक्टिव है। आज एक बड़ी खबर गुजरात से आई। गुजरात में वोटिंग से पहले ही लोकसभा चुनाव का पहला नतीजा आ गया। सूरत लोकसभा सीट पर बीजेपी के उम्मीदवार मुकेश दलाल निर्विरोध चुनाव जीत गए। असल में सूरत में मुकेश दलाल के सामने कांग्रेस ने नीलेश कुंभानी को चुनाव में उतारा था, लेकिन एक दिन पहले नीलेश कुंभानी का नॉमिनेशन रिजेक्ट हो गया, क्योंकि उनके प्रस्तावकों के सिग्नेचर की जब जांच की गई तो उसमें गड़बड़ी पाई गई। वेरिफिकेशन की कोशिश हुई, लेकिन कांग्रेस उम्मीदवार के प्रस्तावक सामने ही नहीं आए, इसलिए नीलेश कुंभानी का पर्चा रद्द हो गया। कांग्रेस ने एक डमी कैंडिडेट से भी पर्चा भरवाया था, लेकिन उसका नामांकन पत्र भी इनवैलिड पाया गया। इसके बाद सूरत सीट पर बीएसपी समेत जो 8 दूसरे उम्मीदवार मैदान में थे, उन सब ने आज नाम वापसी के आखिरी दिन अपने अपने पर्चे वापस ले लिए। बीजेपी के मुकेश दलाल के अलावा कोई उम्मीदवार मैदान में नहीं बचा। सारी फॉर्मेलिटीज पूरी करने के बाद रिटर्निंग ऑफिसर ने मुकेश दलाल को विजयी घोषित कर दिया। जीत का सर्टिफिकेट मुकेश दलाल को सौंप दिया। गुजरात बीजेपी के अध्यक्ष सीआर पाटिल समेत बीजेपी के तमाम नेताओं ने मुकेश दलाल को जीत की बधाई दी। निर्विरोध चुनाव जीतने के बाद मुकेश दलाल ने कहा, पिछले चुनाव में कांग्रेस की सीट 0 हुई थी, इस बार कैंडिडेट भी 0 हो गए। कांग्रेस का फॉर्म रिजेक्ट हुआ और बाकी जो उम्मीदवार थे, इन्होंने नरेंद्र भाई मोदी साहब का जो विकसित भारत की जो कल्पना है, इनको साथ देकर अपना फॉर्म विड्रॉ कर लिया
बस यही चीज़ है। गुजरात में, सूरत में, देश में पहला कमल खिला है। मैं ये कमल आदरणीय प्रधानमंत्री और विश्व पुरुष श्री नरेंद्र भाई मोदी साहब के चरण कमलों में अर्पण करता हूँ। भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस को, देश को कांग्रेस मुक्त बनाना चाहती है और इनकी शुरुआत सूरत सिटी ने बहुत पहले कर दी थी। पार्षद 0, MLA 0, MP 0 और अब तो उम्मीदवार भी 0। सूरत में जैसे ही बीजेपी कैंडिडेट की जीत डिक्लेयर की गई तो कांग्रेस के नेताओं ने कहा कि बीजेपी के इशारे पर ही कांग्रेस के कैंडिडेट का नॉमिनेशन रिजेक्ट किया गया और इसके बाद कांग्रेस ने यह भी इल्जाम लगाया कि बीजेपी ने बाकी उम्मीदवारों को किडनैप कर लिया, पैसों के बल पर खरीद लिया, जिसकी वजह से उन्होंने अपने पर्चे वापस ले लिए। राहुल गांधी ने ट्विटर पर लिखा, तानाशाह की असली सूरत एक बार फिर देश के सामने है। जनता से अपना नेता चुनने का अधिकार छीन लेना बाबा साहब अंबेडकर के संविधान को खत्म करने की तरफ बढ़ाया गया एक और कदम है। कांग्रेस के नेताओं के इन आरोपों का जवाब दिया CR पाटिल ने। CR पाटिल ने कहा, कांग्रेस उम्मीदवार के प्रस्तावक ही भाग गए, इसमें बीजेपी क्या कर सकती है? कांग्रेस ने 2 दिन तक बहुत हंगामा किया। उन्होंने कई गलतफहमियां भी खड़ी की। उन्होंने कहा कि जिन्होंने कांग्रेस के कैंडिडेट के सामने जिन्होंने उनको समर्थन दिया था, उन सबका अपहरण हुआ है, किडनैप किया गया है। मगर बाद में कैंडिडेट ने कहा कि नहीं, ऐसा कुछ नहीं हुआ। हम आपके माध्यम से कांग्रेस को भी कहना चाहेंगे कि तथ्य के आधार पर एक्सेप्ट करने चाहिए। गलतफहमियां फैलाकर आप कुछ नहीं पाओगे, लोगों की नज़र में और भी गिर जाओगे। कांग्रेस के उम्मीदवार का पर्चा खारिज हुआ, उसके प्रस्तावक सामने ही नहीं आए, खुद कांग्रेस के उम्मीदवार ने कुछ नहीं कहा। जिन लोगों ने आज नाम वापिस लिए उन सब ने इसकी वजह बताई। इसलिए अब कांग्रेस के इल्जाम लगाने से रिजल्ट तो नहीं बदलेगा, लेकिन सूरत में जो हुआ उसका असर गुजरात में कांग्रेस के कार्यकर्ताओं के मनोबल पर जरूर पड़ेगा और बीजेपी इसका पूरा पूरा लाभ उठाएगी। अब कर्नाटक की बात करते हैं, जहां MCA के स्टूडेंट नेहा हिरेमठ की हत्या बड़ा सियासी मुद्दा बन गई है। 3 दिन पहले नेहा हिरेमठ की सरेआम हत्या उसके साथ पढ़ने वाले फयाज नाम के लड़के ने की थी। बीजेपी के नेताओं ने इसे लव जिहाद का मामला बताकर कर्नाटक की कांग्रेस सरकार को घेरा। इस हत्या की जांच CBI से कराने की मांग की। कर्नाटक सरकार ने CBI जांच से इनकार कर दिया और आज मुख्यमंत्री सिद्धरामैया ने नेहा की हत्या की जांच CID से कराने का ऐलान किया। इसके बाद बीजेपी ने पूरे कर्नाटक में इस मुद्दे पर प्रोटेस्ट किया। कलबुर्गी और हुबली में बीजेपी के प्रदर्शन में बड़ी संख्या में महिलाएं और स्कूलों की बच्चियां भी शामिल हुई। कई लड़कियों ने आरोपी के एनकाउंटर की मांग की, लेकिन सिद्धरामैया ने कहा इस मामले को सियासी रंग देना ठीक नहीं है। वो इस मामले में स्पेशल कोर्ट बनाकर नेहा को इंसाफ दिलवाएंगे। हुबली में हुई घटना की जांच CID को दी जा रही है। इसके लिए स्पेशल कोर्ट बनाई जाएगी और तय समय के अंदर चार्जशीट दाखिल होगी। इस मामले का निपटारा स्पेशल कोर्ट करेगी। कल बीजेपी अध्यक्ष JP नड्डा ने भी नेहा के पिता से मुलाकात की थी। आज KS ईश्वरप्पा उनके घर गए और बड़ी बात है कि नेहा के पिता निरंजन हिरेमठ कांग्रेस के सपोर्टर हैं, कांग्रेस के पार्षद हैं। आज सिद्धरामैया ने जांच का ऐलान किया तो नेहा के पिता ने मुख्यमंत्री को धन्यवाद दिया, लेकिन साथ ही उन्होंने यह भी कहा कि विद्यार्थी परिषद और दूसरे संगठन उनके साथ खड़े हुए, इसीलिए प्रेशर में सरकार को जांच का ऐलान करना पड़ा। मुख्यमंत्री ने इस केस को CID को सौंपने का आदेश दे दिया है। मैं अपने परिवार, समर्थकों, विद्यार्थी परिषद और दूसरे संगठनों जिन्होंने इसकी मांग की थी, उनकी तरफ से मुख्यमंत्री को बधाई देता हूँ। जो नतीजा आया है उससे मैं खुश हूँ। मुख्यमंत्री ने इस मामले की रिपोर्ट ली और केस CID को दे दिया। मैं स्वागत करता हूँ। मैसूरू में भी आज बीजेपी ने प्रदर्शन किया। कर्नाटक बीजेपी के अध्यक्ष BY विजेंद्र भी इसमें शामिल हुए। विजेंद्र ने आरोप लगाया कि मुसलमानों को खुश करने के चक्कर में
सरकार हिंदुओं पर हो रहे हमलों को लेकर एक्शन नहीं ले रही, अपराधियों को प्रोटेक्शन दे रही है। बीजेपी ने आज कांग्रेस के कर्नाटक के सारे अखबारों में विज्ञापन जारी किया। इसमें कांग्रेस की सरकार को हिंदुओं के लिए खतरा बताया गया। इसमें नेहा की हत्या समेत हिंदुओं के खिलाफ हुई 9 घटनाओं का जिक्र किया गया। बीएस विजेंद्र ने आज कहा कि मुसलमानों को खुश करने के लिए कांग्रेस के लोग अपने ही कॉर्पोरेटर को सांत्वना देने तक नहीं गए। कर्नाटक सरकार अपने नालायकपन का प्रदर्शन कर रही है। ऐसी नालायक सरकार को राज्य की जनता सबक सिखाएगी। इस सरकार को शर्म आनी चाहिए। इस नालायक सरकार में चाहे मुख्यमंत्री हो या फिर मंत्री, किसी ने भी नेहा के घर जाकर परिवार को सांत्वना देने तक की जहमत नहीं उठाई। इसके उलट परिवार और पीड़ित का चरित्र हनन करने का दुस्साहस कर रहे हैं। मुख्यमंत्री की प्रवृत्ति दुशासन जैसी हो गई है। बड़ी बात यह है कि नेहा को 3 दिन पहले कॉलेज कैंपस में फयाज नाम के लड़के ने चाकू से गोदकर मार डाला था, लेकिन इस मर्डर के खिलाफ मुस्लिम समाज के लोग भी सड़कों पर हैं। वो भी नेहा को इंसाफ दिलाने की मांग कर रहे हैं। आज अंजुमने इस्लाम संगठन के लोगों ने नेहा की तस्वीरें लेकर हुबली धारवाड़ में मोर्चा निकाला। धारवाड़ में मुस्लिम कारोबारियों ने आधे दिन तक दुकानें बंद रखी। मुस्लिम महिलाएं, स्कूल कॉलेज जाने वाली लड़कियों ने जुलूस निकाले, नेहा के लिए इंसाफ मांगा। प्रदर्शन में शामिल मुस्लिम लड़कियों ने कहा, यह मामला मजहब का नहीं, लड़कियों की सिक्योरिटी का है और इस केस में कर्नाटक सरकार के रवैये से उन्हें निराशा हुई। आज इस मुद्दे पर मल्लिकार्जुन खड़गे भी बोले, लेकिन खड़गे ने नेहा की हत्या करने वाले फयाज को बच्चा कहा। उन्होंने कहा, उस बच्चे ने जो काम किया वो ठीक नहीं था। कानून अपना काम करेगा, लेकिन इस मामले को इलेक्शन इशू बनाना ठीक नहीं है। ये चीज इलेक्शन के वक्त बहुत से लोग उठाते हैं। ये जो घटना घटी इसका मैं कंडम करता हूँ, और जो आदमी ये किया है उसको जरूर शिक्षा होना कानून के तहत। और हम उसको अगर कोई डिफेंड कर रहा है कांग्रेस का, हम तो ये चाहते हैं कि कानून के तहत एक्शन ले लो, वो कुछ भी होने दो। हम किसी को डिफेंड करना, किसी को छोड़ना ये नहीं। ये तो कंडेमेबल है, एक्शन है कि वो जो बच्चा उसने किया ये ठीक नहीं है, और इससे तो दुखी वो फैमिली होती है। तो इसको कानून के तहत जो कुछ करना है करना चाहिए। जिस लड़की की हत्या हुई उसके पिता कांग्रेस के पार्षद हैं, पूरा परिवार कांग्रेसी है, लेकिन कांग्रेस का कोई नेता नेहा हिरेमठ के परिवार को सांत्वना देने तक नहीं पहुंचा। जबकि बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा के अलावा कर्नाटक बीजेपी के कई बड़े नेता नेहा के घर गए, परिवार वालों को सांत्वना दी। जब पूरे कर्नाटक में प्रोटेस्ट होने लगे, तब 3 दिन के बाद कांग्रेसी सरकार जागी और जांच के आदेश दिए। और अब मल्लिकार्जुन खड़गे ने हत्या करने वाले फयाज को बच्चा कह दिया। इससे लोगों की भावनाएं तो आहत होंगी और कांग्रेस को चुनाव में इसका नुकसान भी हो सकता है। चुनाव के बीच ममता बनर्जी को आज कलकत्ता हाईकोर्ट से बड़ा झटका लगा। हाईकोर्ट ने 23,000 से ज्यादा शिक्षकों की नौकरियों को रद्द कर दिया। जस्टिस देबांशु बसक और जस्टिस मोहम्मद शब्बार रशीदी की डबल बेंच ने यह फैसला सुनाया। जिन टीचर्स की नौकरी रद्द की गई है उन्हें 4 हफ्ते में ब्याज समेत सारी सैलरी वापस करने का आदेश भी कोर्ट ने दिया। 2016 में स्टेट लेवल सिलेक्शन टेस्ट के जरिए 25,000 से ज्यादा टीचर्स को अपॉइंट किया गया। बाद में पता चला कि भर्ती में बड़े पैमाने पर करप्शन हुआ। इस मामले की जांच सीबीआई कर रही है। टीचर भर्ती घोटाले में उस वक्त बंगाल के एजुकेशन मिनिस्टर पार्थ चैटर्जी समेत डिपार्टमेंट के कई अफसर जेल में हैं। कोर्ट ने बंगाल स्कूल सर्विस कमीशन को नया पैनल बनाकर भर्ती प्रक्रिया फिर से शुरू करने को कहा है और सीबीआई से 3 महीने में भर्ती घोटाले की जांच रिपोर्ट कोर्ट में पेश करने को कहा। जिस वक्त हाईकोर्ट का फैसला आया उस वक्त ममता बनर्जी रायगंज में रैली कर रही थी। ममता ने कोर्ट के फैसले को बीजेपी की साजिश करार दिया। उन्होंने कहा बीजेपी के नेताओं ने अगले हफ्ते बम फूटने की बात कही थी,
आज बम फूट गया। ऐसा लगता है कि कोर्ट के फैसले बीजेपी के दफ्तर में लिखे जाते हैं। ममता ने कहा उन्हें कंटेम्प्ट का डर नहीं है, कोर्ट चाहे तो उन्हें जेल में डाल दे, लेकिन वो लोगों के साथ खड़ी रहेगी, इस मामले को सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज करेगी। কি বোমা না তো 26,000 টিচারদের চাকরি চলে যাবে। আমিও বলে রাখি, আমরাও লড়ে যাব, লড়াই করব। যাদের কথা বলা হয়েছে চাকরি বাতিল করা হলো, চিন্তা করবেন না, হতাশ হবেন না, কেউ জীবনের ঝুঁকি নেবেন না। আমরা সবাই আপনাদের পাশে আছি এবং যতদূর লড়াই করার আমরা লড়াই করব। একজনকে দেখলেন না বিজেপির হয়ে ভোটে দাঁড়িয়ে গেল, তার অর্ডার ছিল এটা। সুপ্রিম কোর্ট এটাকে একদম স্যাটিসফাইড করে দিয়েছিল। এই অর্ডারটা বেআইনি অর্ডার। আমরা এটা নিয়ে উচ্চ আদালতে যাচ্ছি। এটা বিচারপতিদের দোষ নয়, এটা কেন্দ্রীয় সরকারের দোষ। তারা বিজেপির লোক দেখে দেখে এখানে বসিয়েছেন যাতে তারা বিজেপি পার্টি অফিস থেকে যা বলে দেয় সেই ড্রাফটটা তারা করে দেয়। কি করবেন? আমায় সাজা দেবেন, ডিফামেশন করবেন, আমি তৈরি। জেলে পাঠাবেন, আমি তৈরি। কারণ মানুষের কথা বলবার জন্য আমায় যদি শাস্তিও নিতে হয় আমি মাথা পেতে নেব, কিন্তু তবু মনে রাখবেন পরিবার যদি বিপদে পড়ে তার পাশ থেকে আমি সরে দাঁড়াবো না। ममता के बयान पर बीजेपी ने पलटवार किया। अग्निमित्रा पॉल ने कहा इतने सारे लोगों की नौकरी चली गई, इसके जिम्मेदार ममता बनर्जी हैं। जिन लोगों की नौकरी गई उन्हें अपने पैसे ममता की पार्टी के लोगों से वापस मांगने चाहिए। अग्निमित्रा पॉल ने कहा इन लोगों को टीएमसी के उम्मीदवारों का विरोध करना चाहिए। हमारे मुख्यमंत्री ममता बनर्जी, उनको सब कुछ मालूम था। आज जिसका जिसका नौकरी बर्खास्त हुआ है, जो लोग टीएमसी का नेता कर्मी मंत्री को घूस देकर उनको ये नौकरी मिला, 2016 का जो पैनल कैंसिल हुआ, हम उनको बोलेंगे आप लोग का जितना दिन का वेतन है, सैलरी है, सूद समेत आपको वापस करना पड़ेगा। आप लोग प्रश्न नहीं करेंगे आपका टीएमसी का लीडर से जिसको आप लोग घूस दिए थे, जाके उनका घर घेराव करिए, उनको बोलिए पैसा वापस देना पड़ेगा। जिससे आप लोग घूस दिया है उनका नाम में थाना में एफआईआर करिए। टीएमसी का प्रार्थी जहाँ जहाँ है उनको घेराव कीजिए, उनको बोलिए क्यों हमारा नौकरी जाएगा, पैसा दिए है ना, तो आप नौकरी क्यों गए हैं इसका उत्तर पूछिए। ममता भले ही कोर्ट के फैसले को चैलेंज कर रही हूं, लेकिन उनकी पार्टी के नेता कुणाल घोष ने कहा भर्ती में कुछ गड़बड़ी तो हुई थी, लेकिन कुछ लोगों की गलती की सजा सबको नहीं मिलनी चाहिए। हालांकि इसके बाद कुणाल घोष ने ममता की लाइन फॉलो की। उन्होंने फैसले की टाइमिंग को लेकर सवाल उठाया। कुछ तो गलत था, कुछ लोग गलत कम किया था। तो सीएम मैडम ने क्लियर कट बोल दिया था जिसमें गलत है वो छोड़ के जिसका हक है नौकरी उसको वो हक मिलना चाहिए। भाजपा बोल रहे थे ये वीक में शुरुआत में ही एक धमाका होगा, तो ये अगर धमाका है तो हाई कोर्ट से जो ऑर्डर आने वाला है वो भाजपा को मालूम पड़ जाता है। भाजपा वो डायरेक्ट करते हैं और यहाँ को जो ऑर्डर जो टाइप होता है वो भाजपा का पास चला जाते हैं। अभिजीत गांगुली इससे पहले जस्टिस थे, वो चला गया उम्मीदवार होने भाजपा का। वेटिंग लिस्ट में और कौन कौन है वो भी तो देखना चाहिए। टीचर भर्ती घोटाला नया नहीं है। इसी घोटाले में पार्थो चैटर्जी जेल में है, इसलिए ममता ये तो नहीं कह सकती कि टीचर्स की भर्ती में कोई घोटाला नहीं हुआ। और यह भी सही है कि ममता बनर्जी की सरकार हाईकोर्ट के इस आदेश को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती देगी। हो सकता है हाईकोर्ट के फैसले पर स्टे हो जाए, जिन टीचर्स की नौकरी हाईकोर्ट ने रद्द की उन्हें तुरंत वेतन न लौटाना पड़े, लेकिन इसमें बीजेपी को ममता के खिलाफ बड़ा इशू बनाने का मौका मिला है और इसीलिए ममता बनर्जी अब हाईकोर्ट के खिलाफ बोल रही हैं और वो चाहती हैं कि उनके खिलाफ एक्शन हो, फिर वो ये कह सके कि बीजेपी की वजह से 23,000 टीचर्स पर मुसीबत आई, लेकिन वो टीचर्स और उनके परिवारों के लिए लड़ रही है।
अब मैं आपको अरविंद केजरीवाल की हेल्थ का हाल बता देता हूं। रॉज एवेन्यू कोर्ट ने अरविंद केजरीवाल को जेल में प्राइवेट डॉक्टर से कंसल्टेशन की परमिशन नहीं दी। अदालत ने केजरीवाल की हेल्थ की जांच के लिए एम्स के डॉक्टर्स का पैनल बनाने का आदेश दिया। यह पैनल तय करेगा कि केजरीवाल को इंसुलिन की जरूरत है या नहीं। एम्स का बोर्ड ही केजरीवाल के डाइट और एक्सरसाइज का प्लान भी तैयार करेगा। केजरीवाल को घर का खाना मिलता रहेगा, लेकिन वो डॉक्टर के डाइट चार्ट के मुताबिक होना जरूरी होगा। और अगर ऐसा नहीं होता तो तिहाड़ प्रशासन इसकी जानकारी कोर्ट को देगा। कोर्ट ने माना कि केजरीवाल को डाइट चार्ट से अलग खाना दिया जा रहा था, लेकिन आम आदमी पार्टी कोर्ट के फैसले को अपनी जीत बता रही है। दिल्ली सरकार में मिनिस्टर आतिशी ने कहा कोर्ट ने उनके दावों पर मोहर लगाई है। यह साफ हो गया कि केजरीवाल को कोई स्पेशलिस्ट डॉक्टर नहीं देख रहा था। आतिशी ने कहा अब जल्द से जल्द मेडिकल बोर्ड बनाकर केजरीवाल को इंसुलिन देने का इंतजाम किया जाए। इससे साफ साबित होता है कि पिछले 22 दिन से जो मेडिकल देखरेख अरविंद केजरीवाल जी को मिलनी चाहिए थी वो उन्हें नहीं मिल रही है। हम उम्मीद करते हैं कि ये जो मेडिकल बोर्ड है ये आज ही बैठेगा, अरविंद केजरीवाल जी का चेकअप करेगा और आज से ही इंसुलिन की शुरुआत होगी, क्योंकि लगातार पिछले 10 दिन से अरविंद केजरीवाल जी का इंसुलिन लेवल 300 से ऊपर पहुंचा हुआ है। अरविंद केजरीवाल जी लगातार इंसुलिन की डिमांड कर रहे हैं, क्योंकि 300 से ऊपर का शुगर लेवल सिर्फ और सिर्फ इंसुलिन के माध्यम से कंट्रोल हो सकता है। इस बीच आज केजरीवाल ने तिहाड़ जेल के सुपरिटेंडेंट को एक चिट्ठी लिखी। चिट्ठी में केजरीवाल ने तिहाड़ जेल प्रशासन पर उनकी सेहत के बारे में झूठ बोलने का इल्जाम भी लगाया। केजरीवाल ने लिखा उनका शुगर लेवल लगातार बढ़ रहा है, इसकी जानकारी जेल प्रशासन को है। यह कहना कि उन्होंने इंसुलिन की मांग नहीं की सरासर गलत है। केजरीवाल ने कहा यह भी झूठ है कि एम्स के डॉक्टर्स ने उनकी हालत को ठीक बताया। केजरीवाल ने लिखा तिहाड़ जेल प्रशासन पॉलिटिकल प्रेशर में झूठ बोल रहा है। आज कोर्ट ने अच्छा किया कि केजरीवाल को इंसुलिन की जरूरत है या नहीं, इसके लिए एम्स के डॉक्टर्स का बोर्ड बनाने का आदेश दिया। केजरीवाल हाईली डायबिटिक है, यह कोई सीक्रेट नहीं है। उनका इलाज ठीक से होना चाहिए, इसमें भी दो राय नहीं है। लेकिन न तो आम आदमी पार्टी और न बीजेपी को यह तय करने का हक है कि केजरीवाल को इंसुलिन दी जाए या नहीं। न ये जेल के अधिकारी तय करेंगे, न ईडी के अफसर कि केजरीवाल को कौन सी मेडिसिन देनी चाहिए। जो काम डॉक्टर्स को करना है उसमें ये सब के सब घुस गए हैं। जो काम मेडिकल एक्सपर्ट्स का है उसे नेता और अफसर तय करने में लगे हैं। यह गलत है। यह सवाल एक चीफ मिनिस्टर का नहीं है, एक पॉलिटिकल पार्टी के एक कन्वीनर का नहीं है, यह मसला एक प्रिजनर का भी नहीं है। यह मामला एक पेशेंट और डॉक्टर के बीच का है। इसको इसी तक सीमित रखा जाए तो अच्छा होगा। बयानबाजी के लिए आम आदमी पार्टी और बीजेपी को और बहुत सारे मसले मिल जाएंगे। इसीलिए मैंने कहा कि कोर्ट ने यह काम डॉक्टर्स को सौंपकर एक सही फैसला किया।